हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 11th बायोलॉजी से अध्याय 14 है यहाँ पे पादप में श्वसन। इसमें हम लोग एनसीईआरटी बुक से संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारे वीडियोज़ के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, हम यहाँ पे आ चुके हैं। अध्याय 14 है पादप में श्वसन का अभ्यास प्रश्न। प्रश्न संख्या 1 है, इनमें अंतर करिए। अ है सांस यानी कि श्वसन और दहन। तो श्वसन और दहन में आपको अंतर करना है। तो इसका उत्तर हम लोग इस तरह से लिखेंगे, सांस यानी कि श्वसन और दहन में अंतर निम्न है। इधर क्रम संख्या है, इधर सांस श्वसन रिस्पायरेशन, दहन यानी कि कंब्यूशन। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला अंतर है, यह एक जैविक क्रिया है और यह एक रासायनिक क्रिया है। ठीक है। सेकंड अंतर है, इस क्रिया में ऊर्जा विभिन्न चरणों में निकलती है और इधर ऊर्जा एक साथ साथ निकलती है। थ्री अंतर है इसमें, शरीर का तापमान सामान्य बना रहता है और इधर तापमान में अत्यधिक वृद्धि होती है। फोर अंतर है, ऊर्जा एटीपी के रूप में संचित होती है और इधर ऊर्जा ऊष्मा एवं प्रकाश के रूप में निकलती है। ठीक है। पांचवा अंतर है, संपूर्ण क्रिया विभिन्न विक्रों द्वारा नियंत्रित होती है और इधर संपूर्ण क्रिया उच्च ताप पर संपन्न होती है। ठीक है। आइए अब हम लोग चलते हैं व की ओर। ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र, तो इसमें आपको अंतर करना है। उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र में अंतर निम्न है। तो देखिए कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, पहला अंतर इधर क्रम संख्या करके दिया गया है। ग्लाइकोलिसिस और क्रेब्स चक्र, पहला है यह 9 चरणों का रेखीय पथ है और इधर यह 8 चरणों का चक्रीय पथ होता है। सेकेंड है, ग्लाइकोलिसिस कोशिका द्रव्य में होता है, इसमें श्वसनिक क्रियाधार ग्लूकोज होता है और इधर क्रेब्स चक्र माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है। इसमें श्वसनीय क्रियाधार एसिटिल को एंजाइम ए होता है। थर्ड अंतर है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में CO2 मुक्त नहीं होता यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त नहीं होता और क्रेब्स चक्र में CO2 मुक्त होती है। फोर अंतर है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में 2 ATP अणुओं का प्रयोग होता है। यह क्रिया ऑक्सी तथा अनऑक्सी दोनों परिस्थितियों में होती है और इधर फोर अंतर है, क्रेब्स चक्र में ATP का प्रयोग नहीं होता, यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही होती है। ठीक है। पांचवा अंतर है यहाँ पे, तो पांचवा अंतर आप लोग देख सकते हैं, ग्लाइकोलिसिस के अंत में पायरुविक अम्ल के 2 अणु बनते हैं और इधर क्रेब्स चक्र के अंत में CO2 जल तथा ऊर्जा मुक्त होती है। पांचवा अंतर तो हो गया। अब छठा अंतर है यहाँ पे जो कि लास्ट है, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज अणु से 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं और क्रेब्स चक्र में ग्लूकोज अणु से 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब स आता है ऑक्सी श्वसन तथा किण्वन, इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सी श्वसन तथा किण्वन में अंतर निम्न है। ऑक्सी श्वसन यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन, किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं, क्रम संख्या है इधर, पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सी श्वसन तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है और इसके लिए ऑक्सीजन आवश्यक नहीं होती। ठीक है। सेकंड अंतर है, यह क्रिया जीवित कोशिकाओं में होती है और यह क्रिया क्रियाधार तथा एंजाइम की उपस्थिति में होती है। जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति आवश्यक नहीं है। यह क्रिया सामान्यतः जीवाणु तथा कवकों जैसे इष्ट में होती है। ठीक है। अब तीसरा अंतर है यहाँ पे, इसमें शर्करा के ऑक्सीकरण से CO2 तथा जल बनता है और इसमें क्रियाधार तथा सूक्ष्म जीव के आधार पर
विभिन्न कार्बनिक अम्ल या अल्कोहल बनता है। बात करें यहाँ पे चौथे अंतर की, तो इसमें भोज्य पदार्थों के पूर्ण ऑक्सीकरण से अधिक ऊर्जा 38 एटीपी मुक्त होती है और इसमें अपूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कम ऊर्जा 2 एटीपी मुक्त होती है। पांचवा है, इस क्रिया में बहुत से एंजाइम्स काम आते हैं और इस क्रिया में कुछ एंजाइम्स ही काम आते हैं। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। वो तो क्वेश्चन नंबर 1 था, अंतर करें। अब 2 आता है, श्वसनीय क्रियाधार क्या है? सर्वाधिक साधारण क्रियाधार का नाम बताइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, वे कार्बनिक पदार्थ जो एनाबॉलिक विधि से संश्लेषित हों अथवा संचित भोजन के रूप में संग्रह किए जाएं और ऊर्जा के विमोचन के लिए उनका विघटन हो, उन्हें श्वसनीय क्रियाधार कहते हैं। सर्वाधिक साधारण क्रियाधार है ग्लूकोज, यानी कि मोनोसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, ग्लाइकोलिसिस को रेखा द्वारा बनाइए। उत्तर हो जाएगा, ग्लाइकोलिसिस को ईएमपी मार्ग यानी कि इम्बिडेन मेयरहोफ पेरेंस पथवे भी कहते हैं। यह 2 बार लिखा गया, इसको नहीं लिखेगा। यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है, इसमें ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं होता, अतः ऑक्सी तथा अनॉक्सी। ये 2 बार कैसे लिखा जा रहा है, डोंट नो। ठीक है, आप लोग एक ही लिखिएगा। अतः ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन दोनों में यह क्रिया होती है। इस क्रिया के अंत में ग्लूकोज के एक अणु से पायरुविक अम्ल यानी कि पायरुविक एसिड के 2 अणु बनते हैं। ग्लाइकोलिसिस में 4 एटीपी बनते हैं, 2 एटीपी खर्च होते हैं, अतः 2 एटीपी अणु का लाभ होता है। इन अभिक्रियाओं में मुक्त 2H धनायंश हाइड्रोजनग्राही NAD से अनुबंधित होकर NAD.2H बनाते हैं। ठीक है, ये क्रियाएं विभिन्न चरणों में पूर्ण होती है। ग्लाइकोलिसिस से कुल 8 एटीपी अणु ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए, चित्र भी बनाने के लिए आपको कहा था। ठीक है, तो आप लोगों को हम यहाँ पे पिक्चर शो कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख के बना लीजिएगा। NCERT बुक से हम यहाँ पे शो कर देंगे। यहाँ पे जब तक आप लोग देखिए, ग्लूकोज है, ATP है, ADP है, C6C। ठीक है, ग्लूकोज फास्फेट, इसी तरह से ग्लूकोज फास्फेट इसी तरह से आपको बनाने के लिए NCERT बुक में भी दिया गया है। आप लोग इस तरह से पेंसिल से बना लीजिएगा। ठीक है, देखिए इसके आगे भी यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा लॉन्ग में बनेगा। चित्र है ग्लाइकोलिसिस के चरण, तो यहाँ पे हम आपको पिक्चर शो कर देंगे, यहाँ से आप लोग देख के बना लीजिएगा। ठीक है, अगर आपको यहाँ से समझ में नहीं आ रहा है तो PDF तो ऐसे टेलीग्राम पे भेज देंगे, वहाँ से भी आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। क्या है, ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण कौन कौन से हैं? यह कहाँ संपन्न होती है? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, ऑक्सी श्वसन के मुख्य चरण निम्नलिखित है। पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम में पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। आगे है यहाँ पे, हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ATP का संश्लेषण होता है। बात करें आगे की, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सीश्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद पायरुवेट कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। इसकी पहली प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में संपन्न होती है कि द्वितीय प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया की भीतरी झिल्ली पर संपन्न होती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र बनाइए। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे क्रेब्स चक्र का समग्र रेखा चित्र निम्न है। हम यहाँ पे आपको पिक्चर शो कर देंगे NCERT बुक से, आप लोग यहाँ से देख के बना सकते हैं। और यहाँ भी देख लीजिए, पायरुवेट है 3C,
ओके। COA Na धनायन, NADH प्लस H धनायन इसी तरह से दिया गया है, आप लोग बना लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र का वर्णन निम्न है। उपापचयी पथ जिसके द्वारा इलेक्ट्रॉन एक वाहक से अन्य वाहक की ओर गुजरता है, इसे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ETS कहते हैं। जो माइटोकॉन्ड्रिया के आधात्री में TCA चक्र के दौरान NADH से बनने वाले इलेक्ट्रॉन एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेस द्वारा ऑक्सीकृत होता है। कॉम्प्लेक्स 1 तत्पश्चात इलेक्ट्रॉन भीतरी झिल्ली में उपस्थित यूबी यूबिक्यूनोन की ओर स्थानांतरित होता है। यूबिक्यूनोन अपचयी समतुल्य FADH2 द्वारा प्राप्त करता है। कॉम्प्लेक्स 2 जो सिट्रिक अम्ल चक्र में सक्सीन के ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न होते हैं। अपचयित यूबिक्विनोन यानी कि यूबिक्विनोल इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम BC1 साइटोक्रोम C की ओर स्थानांतरित कर ऑक्सीकृत हो जाता है। कॉम्प्लेक्स 3 साइटोक्रोम C एक छोटा प्रोटीन है जो भीतरी झिल्ली की बाह्य सतह चिपका होता है, जो इलेक्ट्रॉन को कॉम्प्लेक्स 3 तथा कॉम्प्लेक्स 4 के बीच स्थानांतरण का कार्य गतिशील वाहक के रूप में करता है। बात करें आगे की, तो कॉम्प्लेक्स 4 है साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज कॉम्प्लेक्स है, जिसमें साइटोक्रोम A3 तथा 2 तांबा केंद्र मिलते हैं। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला में एक वाहक से दूसरे वाहक तक कॉम्प्लेक्स 1 से कॉम्प्लेक्स 4 द्वारा गुजरते हैं, तब वे ATP सिंथेज यानी कि कॉम्प्लेक्स 5 से युग्मित होकर ADP व अकार्बनिक फॉस्फेट से ATP का निर्माण करते हैं। इस दौरान संश्लेषित होने वाली ATP अणुओं की संख्या इलेक्ट्रॉन दाता पर निर्भर है। NADH के एक अणु के ऑक्सीकरण से ATP के 3 अणुओं का निर्माण होता है, जबकि FADH2 का एक अणु से ATP का 2 अणु बनता है। ठीक है, जबकि सांस की ऑक्सी प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संपन्न होती है। प्रक्रिया के अंतिम चरण में ऑक्सीजन की भूमिका सीमित होती है, यद्यपि ऑक्सीजन की उपस्थिति अत्यावश्यक है, क्योंकि यह पूरे तंत्र से H2 हाइड्रोजन को मुक्त कर पूरी प्रक्रिया को संचालित करती है। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। यहाँ पे दिया गया है, निम्न के मध्य अंतर कीजिए। है यहाँ पे ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन, तो इसमें हम लोग अंतर देखने वाले हैं। उत्तर हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन तथा अनॉक्सी श्वसन में अंतर निम्न है। क्रम संख्या ऑक्सी श्वसन, इधर अनॉक्सी श्वसन। ठीक है, पहला है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है और ये ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, बात करें सेकेंड अंतर की, तो ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से CO2 व जल बनता है और इधर पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता, अल्कोहल तथा CO2 आदि बनते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, थर्ड है यहाँ पे सभी जीवों में सामान्य रूप से पाया जाता है और इधर हो जाएगा केवल कुछ पौधों, जंतुओं या उनके विशेष ऊतकों में होता है। 4 अंतर है, ग्लाइकोलिसिस को छोड़कर सभी क्रियाएं माइटोकॉन्ड्रिया में होती है और इधर सभी क्रियाएं कोशिका द्रव्य में होती है। 5वां अंतर है, ऊर्जा अधिक मात्रा में मुक्त 673 K.CAL होती है। ओके, और इधर ऊर्जा बहुत कम मात्रा में सामान्यतः 21 से 24 K.CAL मुक्त होती है। बात करें 6 अंतर है, यहाँ पे एक अणु ग्लूकोज से 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं और इधर एक अणु ग्लूकोज से केवल 2 अणु ATP प्राप्त होते हैं।
वह है यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन। तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करना है। उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस तथा किण्वन में अंतर निम्न है। इधर क्रम संख्या है, इधर ग्लाइकोलिसिस, इधर किण्वन। तो इसमें आपको अंतर स्पष्ट करके बताना है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला अंतर यहाँ पे, यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है और यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में होती है। ठीक है, सेकेंड अंतर है यहाँ पे, आप लोग देख सकते हैं यह ऑक्सी तथा अनॉक्सी श्वसन का प्रथम चरण होता है और यह सूक्ष्म जीवों जैसे कवक तथा जीवाणुओं में होती है। ठीक है, थर्ड अंतर है, यह क्रिया जीवित कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोसोल में होती है और यह क्रिया कोशिका में या कोशिका के बाहर तरल माध्यम में होती है। बात करें फोर है यहाँ पे, इसमें अनेक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है और इसमें कुछ एंजाइम्स की आवश्यकता होती है। 5 है, अंतिम उत्पाद पाइरुविक अम्ल होता है और इधर अंतिम उत्पाद एल्कोहल, अन्य कार्बनिक अम्ल तथा CO2 होते हैं। 6 है यहाँ पे, कुल 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं। इधर सामान्यतया 2 ATP अणु ही प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आता है ग्लाइकोलिसिस तथा सिट्रिक अम्ल चक्र। उत्तर हो जाएगा ग्लाइकोलिसिस तथा सिट्रिक अम्ल चक्र में अंतर निम्न है। उत्तर हो जाएगा क्रम संख्या है ग्लाइकोलिसिस, इधर सिट्रिक अम्ल चक्र। ठीक है, पहला है यहाँ पे, यह विभिन्न चरणों का रेखीय पथ है और इधर यह विभिन्न चरणों का चक्रीय पथ है। ठीक है, सेकेंड है, यह कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है और इधर यह माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है। और थर्ड अंतर है, श्वसनीय क्रियाधार ग्लूकोज होता है और इधर श्वसनीय क्रियाधार एसिटिल को एंजाइम ए होता है। फोर है, इसमें O2 का उपयोग नहीं होता और इसमें O2 का उपयोग होता है। ठीक है, पांचवा है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में 8 ATP अणु प्राप्त होते हैं और इधर क्रेब्स चक्र में 24 ATP अणु प्राप्त होते हैं। ओके, प्रश्न संख्या 8 है, शुद्ध ATP के अणुओं की प्राप्ति की गणना के दौरान आप क्या कल्पनाएं करते हैं? तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे ATP अणुओं की प्राप्ति की कल्पनाएं। पहला है, यह एक क्रमिक सुव्यवस्थित क्रियात्मक मार्ग है जिसमें एक क्रियाधार से दूसरे क्रियाधार का निर्माण होता है, जिसमें ग्लाइकोलिसिस से शुरू होकर क्रेब्स चक्र तथा इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी कि ETS एक के बाद एक आती है। ठीक है, सेकेंड है यहाँ पे, ग्लाइकोलिसिस में संश्लेषित NAD माइटोकॉन्ड्रिया में आता है जहाँ उसका फॉस्फोरिलीकरण होता है। थर्ड है यहाँ पे, तो थर्ड है यहाँ पे हम लोग कल्पना कर रहे थे श्वसन मार्ग के कोई भी मध्यवर्ती दूसरे यौगिक के निर्माण के उपयोग में नहीं आते हैं। ठीक है, फोर आता है, श्वसन में केवल ग्लूकोज का उपयोग होता है, कोई दूसरा वैकल्पिक क्रियाधार श्वसन मार्ग के किसी भी चरण में प्रवेश नहीं करता है। वास्तव में सभी मार्ग यानी कि पथ एक समान कार्य करते हैं। पथ में क्रियाधार आवश्यकतानुसार अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। आवश्यकतानुसार ATP का उपयोग हो सकता है। एंजाइम की क्रिया की दर विभिन्न कारकों द्वारा नियंत्रित होती है। श्वसन जीवन के लिए एक उपयोगी क्रिया है। सजीव तंत्र में ऊर्जा का संग्रहण तथा निष्कर्षण होता रहता है। प्रश्न संख्या 9 आता है यहाँ पे, श्वसनीय पथ एक एम्फोबोलिक पथ होता है, इसकी चर्चा करें। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, श्वसनीय पथ तथा एम्फीबोलिक पथ श्वसन क्रिया के लिए ग्लूकोज का सामान्य क्रियाधार है। इसे कोशिकीय ईंधन भी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स श्वसन क्रिया में प्रयोग किए जाने से पूर्व ग्लूकोज में बदल दिए जाते हैं। अन्य क्रियाधार श्वसन पथ में प्रयुक्त होने से पूर्व विघटित होकर ऐसे पदार्थों में बदल जाते हैं जिनका उपयोग किया जा सके। ठीक है, और आगे की बात करें तो जैसे वसा पहले ग्लिसरॉल तथा वसीय अम्ल में विघटित होती है। वसीय अम्ल एसिटाइल को एंजाइम बनकर
श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। ग्लिसरॉल फास्फोग्लिसरेल्डिहाइड PGAL में बदलकर श्वसन मार्ग में प्रवेश करता है। प्रोटीन्स विघटित होकर एमिनो अम्ल बनाती है। एमिनो अम्ल विएमिनीकरण के पश्चात क्रेब्स चक्र में विभिन्न चरण में प्रवेश करता है। इसी प्रकार जब वसा अम्ल का संश्लेषण होता है तो श्वसन मार्ग से एसिटाइल कोएंजाइम अलग हो जाता है। अतः वसा अम्ल के संश्लेषण और विखंडन के दौरान श्वसनीय मार्ग का उपयोग होता है। इसी प्रकार प्रोटीन के संश्लेषण व विखंडन के दौरान भी श्वसनीय मार्ग का उपयोग होता है। इस प्रकार श्वसनीय पथ में अपचय तथा उपचय दोनों क्रियाएं होती है। इसी कारण श्वसनीय मार्ग पथ कहना अधिक उपयुक्त है, ना कि अपचय पथ। ठीक है, आइए अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर। सांस गुणांक को परिभाषित कीजिए। वसा के लिए इसका क्या मान है। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे कुछ छूट गया था इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं कि सांस के दौरान मुक्त हुई कार्बन डाइऑक्साइड तथा उपयोग में लाई गई ऑक्सीजन का अनुपात को सांस गुणांक यानी कि RQ या श्वसनीय अनुपात कहते हैं। या आप लोग ये भी लिख सकते हैं, एक दिए गए समय यानी कि ताप व दाब पर श्वसन क्रिया में निष्कासित CO2 व अवशोषित O2 के अनुपात को श्वसन यानी कि सांस गुणांक या भागफल RQ कहते हैं। श्वसन पदार्थों के अनुसार श्वसन गुणांक भिन्न भिन्न होता है। तो आइए हम लोग पहले श्वसन गुणांक यानी कि RQ बराबर देख लेते हैं, निष्कासित CO2 का आयतन बटे प्रयुक्त O2 का आयतन। ठीक है, आगे की बात कर ले हम लोग, तो वसा यानी कि फैट्स का श्वसन गुणांक 1 से कम होता है। वसीय पदार्थों के उपयोग से निष्कासित CO2 की मात्रा अवशोषित O2 की मात्रा से कम होती है। वसा का RQ लगभग 0.7 होता है। ठीक है, इधर है 2 ब्रैकेट में C51H98O6 प्लस 145 O2 एरो 102 यानी कि 102 CO2 प्लस 98 H2O प्लस ऊर्जा। ठीक है, तो सांस गुणांक RQ हो जाएगा 102 CO2 बटा 145 CO2 बराबर 0.7, उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे है प्रश्न संख्या 11 है, ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण क्या है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। उत्तर हो जाएगा, ऑक्सी श्वसन क्रिया के विभिन्न चरणों में मुक्त हाइड्रोजन आयंस 2H प्लस को यानी कि 2H धनायन को हाइड्रोजन ग्राही NAD या FAD ग्रहण करके अपचयित होकर यहाँ पे है NAD2H या FAD.2H बनाता है। ठीक है, प्रत्येक NAD.2H अणु से 2 इलेक्ट्रॉन 2E धनायन तथा 2 हाइड्रोजन परमाणु यानी कि 2H ऋणायन के निकलकर ऑक्सीजन तक पहुंचने के क्रम में 3 और FAD.2H से 2 ATP अणुओं का संश्लेषण होता है। ETS के अंतर्गत इलेक्ट्रॉन परिवहन के फलस्वरूप मुक्त ऊर्जा ADP प्लस PI एरो ATP क्रिया द्वारा ATP में संचित हो जाती है। प्रत्येक ATP अणु बनने में प्राणियों में 7.3 KCl और पौधों में 10 से 12 KCl ऊर्जा संचय होता है या होती है। यह क्रिया फास्फोरिलीकरण कहलाती है, क्योंकि श्वसन क्रिया में यह क्रिया O2 की उपस्थिति में होती है, अतः इसे ऑक्सीकारी फास्फोरिलीकरण कहते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का क्या महत्व है, तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, सांस के प्रत्येक चरण में मुक्त होने वाली ऊर्जा का महत्व निम्न है। तो देखिए कौन कौन से, तो हम लोग पहले देखते हैं। कोशिका में जब रासायनिक ऑक्सीकरण के दौरान श्वसनीय क्रियाधार में संचित संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा एक साथ मुक्त नहीं होती, जैसा कि दहन प्रक्रिया में होता है। यह एंजाइम्स द्वारा नियंत्रित चरणबद्ध धीमी अभिक्रियाओं के रूप में मुक्त होती है।
मुक्त रासायनिक ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में एटीपी में संचित हो जाती है। ठीक है। ख है यहाँ पे श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा सीधे उपयोग में नहीं आती। श्वसन प्रक्रिया में मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी संश्लेषण में होता है। ग है एटीपी ऊर्जा मुद्रा का कार्य करता है। कोशिका की समस्त जैविक क्रियाओं के लिए ऊर्जा एटीपी के टूटने से प्राप्त होती है। ठीक है। घ है यहाँ पे विभिन्न जटिल कार्बनिक पदार्थों के संश्लेषण में भी एटीपी से मुक्त ऊर्जा उपयोग में आती है। अड़ है जो कि लास्ट है शायद, कोशिकाओं में खनिज लवणों के आवागमन में प्रयुक्त ऊर्जा एटीपी से ही प्राप्त होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं क्योंकि अब एंड हो चुका है और इसमें कुल 12 क्वेश्चन थे। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। इसका पीडीएफ नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम चैनल 11th ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे आपका पीडीएफ नोट्स मिल जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।